तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ का प्रैक्टिस पेपर 9। इससे पहले हम टोटल प्रैक्टिस पेपर 8 कर चुके हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग पर है। आप वहां से जाके उसको देख सकते हो। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना बेटा। जो कोई भी बड़ा देख रहा है प्लीज़ अपने बच्चों को जो 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट वाली वीडियो है। अगर आप उन बच्चों को दिखाओगे तो उनके जो भी एनुअल एग्ज़ाम या जो बच्चे मेधावी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इससे क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएगा उनका मेधावी का एग्ज़ाम। वो ईजीली उसको क्रैक कर पाएंगे और स्कॉलरशिप गेन कर पाएंगे। तो प्लीज़ सभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तो एंड तक देखें ताकि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से और जो आपकी लर्निंग चल रही है वो अच्छे से चले, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मुझे कमेंट कर देना एक आप, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ का प्रैक्टिस पेपर 9। तो चलिए बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस पेपर 9 का। प्रश्न नंबर 1 है, जिस मकान में 3 मंजिलें हों उस मकान को क्या बोलेंगे। ये एक तरीके से आपके क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब पूरा वाक्य दिया हुआ है और इस पूरे वाक्य को एक शब्द में क्या बोला जा सकता है वो हमसे पूछा गया है। तो बताओ क्या बोलेंगे उस मकान को जिसमें 3 मंजिलें होंगी। तिमंजिला। क्या बोलेंगे? 3 मंजिला। 3 मंजिला। ठीक है। नेक्स्ट है पापा की माँ। पापा की माँ को क्या बोलते हैं? जो हमारे फादर की मदर होती है हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर, और हिंदी में कहें तो दादी। क्या कहेंगे? दादी जी। नेक्स्ट है माँ का भाई। जो हमारी मदर है उनके भैया, उनके ब्रदर को हम क्या बोलते हैं? मामा जी। तो लिख लेते हैं और इंग्लिश में हम उनको अंकल बोलते हैं, मामा जी। ठीक है। नेक्स्ट है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। वो इंसान जो मिट्टी के बर्तन बनाता है हम उसको किस नाम से बुलाते हैं? वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे कुम्हार। कौन होते हैं? कुम्हार। कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा प्रश्न नंबर 2, विलोम लिखो। अब ये 2 शब्द दिए गए हैं हमें, बुद्धिमान और आकाश। हमें इनका क्या बताना है? विलोम बताना है, मतलब इनका हमें विपरीत बताना है, अपोजिट बताना है। तो पहला है बुद्धिमान। बुद्धिमान का अपोजिट क्या होगा? विलोम क्या होगा? बुद्धिमान का अपोजिट होगा, बुद्धिमान मतलब जो बहुत बुद्धि वाला हो और जिसके पास बुद्धि ना हो उसको क्या बोलते हैं? मूर्ख। क्या बोलते हैं? मूर्ख। सेकंड है, दूसरा शब्द है आकाश। आकाश का अपोजिट, आकाश हमारे ऊपर आसमान और नीचे क्या होती है? धरती। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, लिंग बदलो। अब हमें इसमें क्या बदलने हैं? इनके लिंग बदलने हैं, मतलब अगर मेल दिया होगा तो फीमेल और फीमेल दी गई होंगी तो क्या? मेल। पहला है अध्यापक। अध्यापक वैसे तो कॉमन वर्ड है लेकिन हम यहाँ पे अध्यापक कौन, जो मेल वर्जन, मतलब जो पुरुष पढ़ाते हैं उनको हम अध्यापक बोलेंगे। तो जो लेडीज पढ़ाती हैं उनको कौन, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम अध्यापिका। अध्यापिका। सेकंड है बहन। बहन का लिंग बदलो क्या होगा बेटा? बहन का लिंग बदलो होगा भाई। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक आपको? चलिए 4th प्रश्न देखते हैं। ये चौथा प्रश्न है आपका, निम्न शब्दों को शुद्ध करें। ये जो हमें शब्द दिए गए हैं हमें इनका शुद्ध रूप यहाँ पे लिखना है। इसका मतलब ये है कि ये अशुद्ध हैं, हमें क्या लिखना है? अब इनका शुद्ध बताना है कि शुद्ध तरीके से इनको कैसे लिखा जाता है। देखिए शक्तिशाली, शक्तिशाली को इस तरीके से नहीं लिखा जाता, शक्तिशाली को इस तरीके से लिखा जाता। आधा है बेटा, ये क्या है? शक्तिशाली। फिर है खूबसूरत। खूबसूरत नहीं होता, क्या होता है? खूबसूरत। खूबसूरत क्या होता है? खूबसूरत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चौथा पांचवा प्रश्न है बेटा आपका, निम्न शब्दों के अर्थ लिखें। कुछ हमें शब्द दिए गए हैं और पूछा है इनका अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग बताओ क्या होता है। अगर ये शब्द होंगे तो आप इनका अर्थ क्या निकालोगे, वो हमसे पूछा गया है। तो देखो, इसमें पहला शब्द है आपका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, मतलब हम कब आज़ाद हुए, या आज़ादी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता मतलब अब हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का तंत्र नहीं चल रहा है, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं चल रहा है। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आज़ादी, फ्रीडम। ठीक है। सेकंड है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है किसी से जलन करना, किसी से नफरत करना, या किसी से जेलस, मतलब आप वो करते हो ना, किसी को अच्छा पसंद नहीं करते तो उसका मतलब क्या होता है, आप ईर्ष्या कर रहे हो उससे, आप उसको नापसंद कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है जलन एक तरीके से। थर्ड है प्रशंसा। आप जब किसी की प्रशंसा करते हो या जब आपकी प्रशंसा होती है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी क्या हो रही है, तारीफ हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं अच्छे तरीके से कि हाँ वो बच्चा अच्छा है, उसने काम अच्छा किया, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, और कहें तो एक तरीके से तारीफ हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पर्यायवाची लिखें। अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और पूछा है इनके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, बताओ ज़रा। तो पहला है पर्यायवाची अग्नि। पहले शब्द है जो वो है अग्नि। अग्नि का हमें पर्यायवाची बताना है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो अग्नि शब्द के पर्यायवाची क्या होते हैं, देखो, आग और अनल। कौन कौन से होते हैं, आग और दूसरा होता है अनल। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, आग या अग्नि। ठीक है। सेकंड है आपका दिन। दिन शब्द के दो पर्यायवाची हमें बताने हैं, तो बताओ दिन का एक पर्यायवाची, जैसे कि दिवस हो जाता है एक तो, और एक आपका हो जाता है वार, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। फिर है तीसरा चंद्रमा। चंद्रमा के दो पर्यायवाची। चंद्रमा मतलब क्या होता है, चांद आपका। तो एक तो यही हो गया कि चंद्रमा को क्या बोलते हैं हम, चांद भी बोलते हैं, और एक होता है इनका शशि, उसको भी क्या बोलते हैं हम, चंद्रमा या चांद। ठीक है। देखो, पहला अग्नि का आग और अनल, दिन का दिवस और वार, चंद्रमा, चांद और शशि। प्रश्न नंबर 7 है मुहावरों के अर्थ लिखें। कुछ मुहावरे हमसे पूछे गए हैं और बोला है इन मुहावरों से क्या आप अर्थ निकालते हो, उस अर्थ का यहाँ पे क्या लिखो, मतलब लिखो, उसका क्या मीनिंग आप समझ रहे हो वो यहाँ पे लिखे। पहला है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब जैसे ईद ऐसा तो नहीं है रोज रोज आती है, चांद तो हमारा रोज आता है, लेकिन क्या ईद रोज आती है, नहीं, ईद रोज नहीं आती, महीनों में आती है। इसीलिए हम किसी भी इंसान को बोल देते हैं जो बहुत दिनों बाद दिखता है उसको बोलते हैं ईद का चांद। तू तो भाई ईद का चांद हो गया है, मतलब तू तो भाई बहुत दिनों में दिखने लगा है, जैसे ईद का चांद दिखाई देता है। चांद तो रोज दिखता है लेकिन ईद का चांद हो गया है, ईद का चांद कभी कभी दिखता है। तो बहुत दिनों बाद किसी का मिलना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ईद का चांद होना। बहुत दिनों बाद मिलना। ठीक है। सेकंड है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट क्या होता है, एक बड़ा एनिमल है, बड़ा जानवर है, बहुत विशाल है, उसके मुंह में जीरा। जीरा देखा है ना आपने, जीरा बिल्कुल छोटा सा बारीक सा होता है। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब एक ऐसी चीज जो कि उसके कुछ काम की ही नहीं। आप ऊंट को जीरा दोगे, ऊंट के मुंह में जीरा रखोगे, क्या वो उसका कुछ काम का है, नहीं। इसीलिए कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अधिक आवश्यकता वाले को बहुत कम देना। मतलब कैमल को, ऊंट को चाहिए तो बहुत ज्यादा था लेकिन उसको क्या मिला, थोड़ा सा मिला। वो अधिक आवश्यकता वाला इंसान था जिसको क्या मिला, बहुत कम मिला। तो अधिक आवश्यकता
वाले को बहुत कम देना, जिसकी आवश्यकता ही अधिक थी उसको हम बहुत कम दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, ऊंट के मुंह में हम जीरा रख रहे हैं। थर्ड है नाक में दम करना। आज तो सभी ने मेरे नाक में दम कर दिया। मतलब नाक में दम करना का मतलब क्या होता है, सभी ने आज मुझे बहुत परेशान कर दिया, बहुत तंग कर दिया। तो नाक में दम करना मतलब किसी को तंग करना। नाक में दम करना मतलब किसी को तंग करना। फोर्थ है दिन रात एक करना। उन दोनों ने मिलके दिन रात एक कर दी। किसने? रवि ने दिन रात एक कर दी और अपना पेपर क्लियर किया। दिन रात एक करना मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना मतलब दिन रात एक करना। लास्ट है आंखों का तारा। आप सब मेरी आंखों के तारे हो। आंखों के तारे मतलब जिस इंसान को आप पसंद करते हो वो आपका क्या हो जाता है, आंखों का तारा। मतलब वो आपको बहुत प्यारा लगने लगता है। तो आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शब्द समूह क्या है? इन निम्नलिखित शब्दों के समूह क्या है वो हमें बताने हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं, किसी में 3 दिए हुए हैं और पूछा है ये जो शब्द है ये किस समूह से बिलोंग करते हैं, किस समूह से संबंध रखते हैं, वो समूह हमें यहाँ पे बताना है। मतलब इन सब चीज़ों को हम किस ग्रुप में डाल सकेंगे, एक शब्द उनके लिए क्या यूज हो पाएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए पहला है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। गेहूं है, चावल है, बाजरा है और मक्का है। देखो एक तो चारों के चारों चीज़ क्या है आपकी, आप खाते हो, अनाज है खाने का, और इन सब का आटा भी मिलता है। तो हम आटे पे ना जाके ये सब क्या है, एक अनाज है, आप इनका आटा पिसवा सकते हो। तो पहली कैटेगरी क्या हुई, इनका समूह क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को हम किस में डाल सकते हैं, अनाज में। ये सारे अनाज हैं, हम इन सबको अनाज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका ग्रुप क्या हो गया आपका, अनाज हो गया। सेकंड है जलेबी, लड्डू, पेड़ा, कलाकंद। जलेबी है आपकी, लड्डू है, पेड़ा है और कलाकंद है। देख के ही पता चल रहा होगा आपको सारी की सारी क्या है, मिठाई है। क्या है सारी की सारी? तो बेटा ये सब किस कैटेगरी के हैं, किस समूह में आएंगे? आपको देखते ही पता चल रहा है कि सारी की सारी क्या है, ये मिठाइयाँ। तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगी, मिठाई की कैटेगरी में। कि इन सबको हम एक नाम से भी बुला सकते हैं, मिठाई के नाम से। ठीक है, थर्ड है आपका गंगा, यमुना, कावेरी। गंगा है, यमुना है और कावेरी है। तीनों ही नाम आप सब जानते होंगे। जैसे गंगा को तो सभी जानते हैं, यमुना जिसके किनारे हम रहते हैं, और कावेरी एक नदी है। तो तीनों की तीनों ही क्या है, नदी है। तो ये क्या आ गई, नदी की कैटेगरी में। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये दोबारा से वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया है, दोबारा से देख लेते हैं। चलिए, घूमने फिरने वाला। एक इंसान जो हमेशा घूमता फिरता रहता है, या वो जाति जो हमेशा घूमती फिरती रहती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, वो नाम हमें यहाँ पे बताना है। तो जो घूमते फिरते रहते हैं, जैसे लोहार हैं, वो हमेशा एक जगह नहीं रहते, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं। तो हम उनको लोहार भी बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं, घुमक्कड़। क्या बोलते हैं, घुमक्कड़। ठीक है, सेकंड है काम से जी चुराने वाला। जो काम से जी चुराता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कामचोर। क्या बोलते हैं, कामचोर। जो काम से हमेशा जी चुराता है उसको बोलते हैं कामचोर।
फिर है तीसरा सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह मतलब वीक, वीक मतलब 7 दिन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, जो सप्ताह में एक बार होता हो उसको क्या बोलेंगे साप्ताहिक, क्या बोलेंगे साप्ताहिक। तो जो सप्ताह में एक बार होता है उसको साप्ताहिक। अच्छा, जो मैं ये लिख रही हूँ प्लीज़ ध्यान से देखा करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ लिखने के लिए आए तो आपको मात्राएं वगैरह पता होनी चाहिए, या ये पता होना चाहिए किस तरीके से किस शब्द को लिखा जाता है, ठीक है, तो ध्यान से देखा करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैथ्स में आपका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू पैटर्न। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है पैटर्न को देखते हुए कि क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उसी तरीके से हम आगे के फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला है ABCDEFGHI, पूछा है नेक्स्ट टू फिलअप्स में क्या आएगा, नेक्स्ट टू ब्लैंक्स में क्या आएगा। देखिए पहले ये पूरी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है आपकी, ABC लिख दिया, देन DEF, 3 का पेयर बन रहा है आपके अल्फ़ाबेट्स का, तो ABCDEFGHI, फिर JKL, देन MN और O, इस तरीके से हो जाएगा पैटर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, A30 B29 C28। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है और डिजिट भी है, A के बाद B, B के बाद C, ठीक है, फिर C के बाद D आएगा और D के बाद आपका E आएगा, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद 30 है, फिर -1 कर दिया 29 आया, देन 29 से -1 कर दिया 28 आया, देन अगेन -1 करेंगे तो क्या आएगा 27, फिर अगेन -1 करेंगे क्या आ जाएगा 26। तो इस तरीके से ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई, A30 B29 C28 D27 और E26। नेक्स्ट है 9 109 और 209। देखो पहले सिंगल 9 है, देन 109 209, आगे के 2 फिल में बताना है फिलअप्स में कि क्या आएगा। ये 9 था, ये 9 पीछे का सेम है, मान लो यहाँ पे सिर्फ 1 था जो कि आपको दिख नहीं रहा, या ये 9 है पीछे, ये पीछे भी 9, ये भी पीछे 9, 1 से क्या हो गया 10 हो गया आपका, मतलब या फिर 0 मान लो, कुछ भी मान लो इसको, 1 नहीं मानो, यहाँ कुछ नहीं था आपका, कुछ नहीं था, उससे 10 हुआ, फिर मतलब +10 हुए, फिर +10 हुए 20 हुआ, आगे भी क्या होगा +10 और नेक्स्ट भी +10, और जो पीछे का 9 है वो सेम रहेगा सब में। तो +10 में +10, वो 10 में +10 करें 20, 20 में +10 30, 30 में +10 40। तो ये हो गया आपका 9 109 209 309 एंड 409 का पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, AZBYCX अपोजिट्स दिए हुए हैं, जैसे A सबसे पहला अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का, Z सबसे लास्ट वाला मतलब 26 नंबर का, B सेकंड नंबर का होता है, ये 25 नंबर का होता है, C थर्ड नंबर का, ये 24 नंबर का। तो आगे भी हमें इसी तरीके से बताना है। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 पे क्या आएगा D, 4 से 5, 5 पे क्या आता है E, ठीक है, ये हो गया आगे का। Z से पहले क्या आता है Y, Y से पहले X, -1 करते चले गए तो यहाँ 23 नंबर पे आएगा और यहाँ 22, तो 23 नंबर पे क्या होता है आपका W और 22 नंबर पे आपका V, W X Y Z हो जाता है ABCDE। तो ये भी सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई इस तरीके से। देखो हमने अपोजिट्स करे हैं, मतलब ये पहला था, ये सबसे आखिरी, फिर ये दूसरे नंबर का, ये लास्ट सेकंड का, ये थर्ड, ये लास्ट थर्ड, ये फोर्थ, ये लास्ट फोर्थ, ये फिफ्थ, ये लास्ट फिफ्थ, इस तरीके से ये सीरीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मार्क राइट और रॉन्ग एज पर स्टेटमेंट। हमें इस स्टेटमेंट के आगे या तो टिक करना है या क्रॉस करना है, ये देखते हुए कि स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं।
1 kg पोटैटो इज़ हैवियर देन 1 kg शुगर। क्या 1 kg आलू, 1 किलो आलू ज़्यादा भारी होते हैं 1 किलो शुगर से? इज़ दैट करेक्ट और नॉट? देखो, पहले हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको अपने आप ही आंसर पता चल जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, 1 kg लिखा हुआ है यहाँ पे भी 1 kg है। क्या 1 kg और 1 kg बराबर हैं? येस और नो? यस। पोटैटो और शुगर, जब ये दोनों 1-1 किलो में हैं तो दोनों का वजन एक जैसा ही होगा या अलग अलग होगा? एक जैसा ही होगा बेटा। जब तराजू में एक साइड हम आलू रखेंगे और एक साइड चीनी रखेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे तो वो बराबर ही रहेंगी। 1 किलो आलू रखेंगे और 1 किलो चीनी रखेंगे तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? बराबर। तो यस, सॉरी, दिस इज रॉन्ग। आलू शुगर से भारी नहीं है, दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर आर इक्वल। क्या 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर है? चलिए देख लेते हैं। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, देखो ये तो हमारी वही टर्म बन गई। क्या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? यस, होते हैं। मीटर बड़ी टर्म है और सेंटीमीटर छोटी, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके? 100। और यही बात यहाँ बोली हुई है कि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं दोनों चीज़ें। यस, बोथ आर इक्वल। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 101 या 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्या 101 सबसे छोटी 3 डिजिट वाली संख्या है? क्या ये एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है 3 डिजिट्स में? इससे पहले कोई भी 3 डिजिट की नंबर नहीं आता। देखो, जो 2 डिजिट है वो तो यहाँ तक खत्म हो जाती है, उसके बाद 100 शुरू होता है, देन 101, फिर 102 और सो ऑन। कहाँ तक? 999। तो ये तो हो गई आपकी लार्जेस्ट, ये है छोटी। इनमें से छोटी कौन सी? क्या 101 है? नहीं, उससे भी छोटी क्या है आपकी? 100। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई? रॉन्ग हुई। क्यों? क्योंकि 101 ही स्मॉलेस्ट नहीं है, उससे छोटी क्या है आपकी? 100 भी 3 डिजिट में सबसे छोटी डिजिट है, 3 डिजिट वाली। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अ रेक्टेंगल हैज़ 3 साइड्स। क्या एक रेक्टेंगल में 3 साइड्स होती हैं? रेक्टेंगल क्या होता है आपका, जिसमें कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स। इस तरीके का होता है रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ बड़ी होती है और ब्रेड्थ छोटी होती है। तो क्या ये 3 साइड है? यस और नो? नो, ये 3 साइड नहीं है। 1, 2, 3 एंड 4, ये कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई आपकी? रॉन्ग हुई, गलत हुई। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं आपकी? 4 साइड्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राइट द फॉलोइंग इन डिजिट्स। ये हमें वर्ड्स में दी हुई हैं 2 स्टेटमेंट और बोला है इनको डिजिट्स में लिख के बताओ कि डिजिट में इसको कैसे लिखा जाता है। देखो, पहला है 11,159। 11,159 को किस तरीके से लिखेंगे? लिख के बताओ। तो देखो, आपका वंस, टेंस, 100 एंड 1000, सिर्फ 1000 तक बात कर रहे हैं। तो पहला है 11,000, ये आ गया 11,159 ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। 11,159, जो जिसका दिया हुआ है हम उसी की प्लेस पे उसको रख देंगे। तो ये हमारी क्या बन गई वर्ड्स आपकी डिजिट्स में? 1159। सेकंड है आपका 1,01,000। जो सेकंड वाली है आपकी, उसमें आपको लिखना है 1,01,000 को किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो 1,00,000 और 1,000, तो इनकी प्लेस देख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैख। ठीक है। तो पहला है 1,00,000, तो 1 लिख दिया लैख के नीचे। उसके बाद सीधा 1,000 है तो 1000 के नीचे 1 लिखेंगे और बाकी कोई भी नहीं दी हुई प्लेस किसी की भी, तो सबके साथ क्या कर देंगे? 0 बना देंगे। तो ये हमारी डिजिट्स में आ गई 1,01,000। ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब जैसे पहले वाले में हमें वर्ड्स में दी हुई थी, उसको डिजिट्स में लिखना था। अब इसमें अपोजिट करना है, हमें डिजिट्स में वैल्यू दी गई है, उसको हमें वर्ड्स में लिखना है कि वर्ड्स में उसको कैसे लिखा जाता है वो हमें बताना है और यहाँ लिख के दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहला है, हम इसको पहले इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं ताकि हमें इजी रहे इसको वर्ड्स में लिखने में। देखिए फर्स्ट है यहाँ ये वंस, ये टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लैख। इस तरीके से अगर हम प्लेस लिख लेते हैं तो हमें इजी रहता है, हम इजीली उसको लिख पाएंगे। अब जो जिसके नीचे है उसको वैसा ही लिखते चलते हैं। पहला है 9 लाख, सॉरी 9 को वर्ड्स में 9,90,000, फिर ज़ीरो है उसका कुछ नहीं लिखेंगे, 105, ठीक है। सेकंड है इसका भी ऐसी, ये वंस, टेंस, 100, 1000 और ये 10,000, ठीक है। इसको भी सीधी 30,900, 30,000, सॉरी गलत हो गया बेटा, ये ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे हम 39,829। नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, 7,069। तो चलिए लिख लेते हैं। ये वंस पे है, ये टेंस पे, ये 100 और ये 1000। इसी तरीके से लिखना शुरू करते हैं। 7,069, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फॉलोइंग डेट्स इन नंबर्स। ये डेट्स दी हुई हैं आपको, लेकिन वर्ड्स में दी हुई है, इन्हें हमें नंबर्स में लिखना है कि कैसे लिखी जाती हैं। पहला है 1 नवंबर 2006। 1 नवंबर, पहला फर्स्ट 01 से शो करते हैं। नवंबर का महीना कौन सा होता है आपका? 11 नंबर का। टोटल 12 मंथ्स में से जो 11 नंबर पे मंथ होता है वो कौन सा होता है? नवंबर /11 और 2006। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 1,11, 2006। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। फिर है 12 दिसंबर 2012। 12 मतलब 12 डेट है। दिसंबर का महीना कौन सा होता है आपका? 12 का, और ये क्या है? 2012। चलिए लिख लेते हैं 12, 12, 2012, ठीक है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 1970। पहला है 24, तो ये 24 अप्रैल 4th महीना होता है आपका, और 1970। तो इसको कैसे लिखेंगे? 24, 04, 1970। आए समझ में? ये हमने वर्ड्स को सिर्फ नंबर्स में लिख दिया, इन डेट्स को जो कि वर्ड्स में गिवन थी उनको हमें कन्वर्ट करके डेट्स में लिखना था, आपका डिजिट्स में लिखना था, वो हमने आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और आगे बताना है कि क्या आएगा, ये ब्लैंक कैसे फिल होगा, जो आगे गिवन है वो हमें बताना है। तो देखो पहला है 1801 माइनस 108। हमें बताना है 1801 में से माइनस करेंगे 108 तो क्या आएगा। चलिए माइनस करना शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्ट हमेशा पीछे से करना शुरू करते हैं। ये 1 है, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो हम इससे कैरी लेंगे, बट ये खुद से 0 है, ये कैरी नहीं दे सकता तो पहले इसको कैरी लेना होगा। यहाँ पे 18 है, 18 इसको 1 देगा तो ये क्या बच गया? 17। ये 18 था, 17 हो गया, ये
10 हो गया मिलके। अब ये इसको कैरी देगा तो ये 9 रह जाएगा और ये कितना बन जाएगा पूरा 11। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आता है 3। यहाँ 9 बच गया था, 9 में से 0 गए 9। यहाँ 17 था, 17 में से 1 गया, क्या आया 16। तो क्या आंसर आ गया 1693 या 1693। सेकंड है 109 मल्टीप्लाई बाय 10। जब 109 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आंसर आएगा वो हमें बताना है। मैंने देखो पहले की सीरीज़ में भी आपको बताया है, जब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, लेकिन 0 के साथ अगर 1 लगा होता है तो हम उस नंबर को एज इट इज़ लिख के जितनी 0 उस 1 के साथ लगी रहती हैं उतनी ही 0 हम उस डिजिट के साथ लगा देते हैं। तो देखो यहाँ 1 के साथ कितनी 0 है, एक 0 है, तो हम 109 के साथ क्या कर देंगे एक 0 लगा देंगे, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। 109 लिख के यहाँ 1 के साथ जितनी 0 होंगी हम उतनी 0 लगा देंगे, तो आंसर आ गया 1090। या इसको मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 0 9 ज़ा 0, 0 किसी से मल्टीप्लाई होता है क्या आंसर आता है हमेशा 0, तो 0 आ जाएगा। 1 को 9 से 9, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 0901, तो ये 1090 आ गया इस तरीके से भी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, जब किसी भी डिजिट को हम 1 के साथ जितनी 0 होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ डिजिट लिख के 1 के साथ जितनी 0 होती है उतनी काउंट करके उस डिजिट के साथ लिख देनी होती है और कुछ नहीं करना होता। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। 87 को डिवाइड करना है 3 से, चलिए कर लेते हैं। 87 को अंदर रखेंगे, 3 बाहर। 3 के टेबल में क्या 8 आता है, नहीं, 8 से छोटा क्या आता है बेटा 6 आता है 2 पे। 8 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 माइनस किए क्या आया 2, ऊपर से कैरी उतारा 7, ये मिलके क्या बन गया 27। 3 के टेबल में 27 आता है, यस आता है, किस पे आता है आपके 9 पे आता है, तो 3 9 ज़ा 27, 27 में से 27 माइनस किए 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 29। जब 87 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 201 प्लस 100 प्लस 32। जब 201 में 100 प्लस करेंगे और प्लस में 32 करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो हमें बताना है। चलिए लिख लेते हैं, 201 प्लस 100 प्लस 32, 1 और 2 3, 0 0 और 3 3, 2 और 3 1 3, तो ये क्या हो गया 333, 333। फिफ्थ है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, 0 मल्टीप्लाई बाय 135। जब 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 135 से तो आंसर क्या आएगा वो हमें बताना है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आता है हमेशा 0, वो नंबर क्या बन जाता है 0 बन जाता है, तो ये आंसर भी क्या आएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, लीप ईयर हैज 29 डेज इन द मंथ ऑफ। बताओ एक लीप ईयर में एक ऐसा मंथ होता है जिसमें टोटल 29 डेज होते हैं, वो मंथ कौन सा है आपका, वो कौन सा महीना है, वो है आपका फरवरी। क्या कौन सा है फरवरी। फरवरी में वैसे तो 28 डेज होते हैं जो नॉर्मल ईयर होता है, जिसमें टोटल 365 डेज होते हैं जिस ईयर में, उसमें फरवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं 28। लेकिन लीप ईयर एक ऐसा साल होता है, एक ऐसा ईयर होता है जिसके फरवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं आपके 29 डेज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16, इन वन बस 48 स्टूडेंट्स कैन गो, सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन गो इन 3 बसेस। बताओ अगर एक बस में टोटल 48 स्टूडेंट्स जा सकते हैं कहीं पे, तो टोटल 3 बसेस में कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट्स जाएंगे। चलिए क्वेश्चन में जो गिवन है लिख लेते हैं साथ के साथ। 1 बस में
एक बस में कितने बच्चे जा सकते हैं टोटल? 48 स्टूडेंट्स। एक बस में अगर बच्चे भेजने हो तो टोटल कितने जाएंगे? 48। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि थ्री बसेस में टोटल कितने बच्चे जा सकते हैं, स्टूडेंट्स ट्रेवल कर सकते हैं, बताओ। तो देखो यहाँ 1 बस थी, 1 बस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 3 बसेस में। किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 48 स्टूडेंट्स है, अगर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 3 से किया तो यहाँ भी सेम हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 8 जा क्या होता है? 24, 2 ऊपर कैरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 144। एक तो तरीका ये हो गया, एक ये तरीका भी है बेटा। यहाँ बस, यहाँ स्टूडेंट्स। एक बस थी तो टोटल स्टूडेंट कितने गए? 48। अब बात आ रही है बस 2 की, डबल हो गया तो 48 का भी डबल, मतलब 48 को 2 बार प्लस करेंगे तो 8 8 16, कैरी ऊपर 96। तो 2 बसेस में कितने बच्चे जाएंगे टोटल? 96। अब बस हमें 3 करनी है तो 96 में दोबारा से 48 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 144। ठीक है, तो 3 बस होंगी तो टोटल बच्चे कितने जाएंगे? 144। इसमें पूछ ले कि 2 बसेज होंगी तो कितने जाते? तो 96। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या सिंपली एक बस दी हुई थी, 3 बसेस का पूछना था, मतलब 3 बार इसको 48 को हम प्लस करके लिख देते तो हमें पता चल जाता कि 3 बसेस में इतने बच्चे टोटल जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 88,668 कि 88,368 में बताओ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये जिस प्लेस पे है उसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, जो डिजिट दी हुई है उसको वहीं एज इट इज़ लिख के बाकी सबको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो देखो 3 के पीछे 2 डिजिट है, 0 कर दी, आगे 2 डिजिट थी 0 कर दी, आगे वैल्यू 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो पीछे क्या बच गया? ये 300। ठीक है, तो जब कभी भी हमें किसी की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी की होती है तो हम इसी तरीके से जो उसकी प्लेस है वहीं उसको रख के बाकी सबको 0 लिख देंगे तो हमें उसकी प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। या फिर जैसा कि हमें पता है कि 1s 10s 100 1000 करके हम उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी तरीके से कर सकते थे। 8 1s पे, 6 10 पे, 3 100 पे। तो हमें पता चल गया जो 3 है वो किस पे है? 100 पे है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ ट्रक हैज़ 350 bricks and weight of 1 brick is 2 kg. So what would be the weight of all bricks? एक ट्रक है, मान लो उसमें 350 ईंटें हैं, 350 ब्रिक्स हैं, और एक ब्रिक का, एक ईंट का जो वजन है वो 2 किलो है। जो वहाँ पे एक ईंट रखी होगी उसका जो वजन है वो 2 किलो है। तो बताओ जो ट्रक में 350 ईंटें हैं उन सब का वजन अगर मिला के देखें तो टोटल कितना वजन है ईंटों का। एक ट्रक में कितनी ईंटें हैं? 350 ब्रिक्स हैं। उसने बोला 1 ब्रिक इज इक्वल टू 2 kg। एक ब्रिक का जो वजन है वो 2 किलो है। तो बताओ 350 ब्रिक्स का वेट केजी में कितना होगा। ठीक है, तो सेम हम मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। 1 को 350 बनाना है तो 350 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ भी जहाँ ऐसे यहाँ पे 350 से किया तो सेम यहाँ पे भी 350 से मल्टीप्लाई। तो 350 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 700। तो ये आंसर आ गया 700 की 350 ब्रिक्स का जो वजन है वो 700 किलो है। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक हम इस तरीके से करते हैं कि एक ब्रिक का 2 किलो वजन दे दिया। ठीक है, फिर हम अगली 100 का, एक ब्रिक का था 2 किलो तो 100 का कितना हो जाएगा? 200, डबल हो गया। 200 का कितना हो जाएगा? 400। 300 का कितना हो जाएगा? 600। और बाकी जो 50 बच गई उसका भी जब डबल करेंगे तो 100।
तो ये कितनी हो गई, 600 प्लस में 100, 700। इस तरीके से भी हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 19। राजू हैज़ 138 stones and Kareem has 45 stones. So many less stones does Kareem get from राजू। राजू के पास 138 स्टोन्स है, करीम के पास 45 स्टोन्स है। पूछा है कि करीम के पास कितने स्टोन कम है राजू से। राजू से उसके पास कितने कम स्टोन्स हैं वो हमें बताने हैं। चलिए देखते हैं, लिखो यहाँ पे। राजू के पास कितने स्टोन्स थे, 138। करीम के पास 45 स्टोन्स थे। पूछा है करीम के पास कितने कम है किससे, राजू से। तो आपस में इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि करीम के पास कितने कम है किससे, राजू से। 138 माइनस 45, 8 में से 5 गए 3, 13 में से 4 गए आपके 9। तो 93 स्टोन्स हैं कम किसके पास, करीम के पास, किससे, राजू से। अगर राजू के पास भी और 93 स्टोन्स होते तो दोनों के पास कितने कितने होते, 138 138, दोनों के पास बराबर स्टोन्स होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। ये जो आपको फिगर दी हुई है इसमें पूछा गया है कि बताओ टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने त्रिकोण हैं, बताओ वो। तो देखते हैं, ये फिगर रेक्टेंगल है और इसमें बीच में डायगोनल क्रॉस करे हुए हैं। तो देखो 1 ट्राइंगल, 2, 3, 4। ये 4 तो ऐसे जो हमें दिख रहे हैं सामने सामने। ठीक है, अब ये पूरा एक 5, ये इधर का 6, ये इधर का 7 और ये इधर का 8। ये क्या हो गए हमारे 8 ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे कितने ट्राइंगल हैं टोटल, 8 ट्राइंगल्स हैं। इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये आपको समझ में आया ना, ट्राइंगल्स आपको बस देखते जाने हैं कहाँ पे हैं और आपको काउंट करते जाने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। गीता हैज़ ₹500 एंड वेंट टू मार्केट। गीता 500 रुपये लेके अपने घर से कहाँ गई, मार्केट में। शी बाइड नमकीन ₹58, बिस्किट ₹37, फ्रूट्स ₹22। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर। उसने क्या क्या खरीदा, पहले नमकीन खरीदी 58 रुपीज़ की, फिर बिस्किट खरीदे 37 रुपीज़ के, फिर फ्रूट्स खरीदे 22 रुपीज़ के। अब उससे पूछा है कि बताओ अब उसके पास कितने रुपए बच गए हैं जो वो 500 रुपये लेके गई थी उसमें से। तो टोटल मनी कितना था उसके पास, जो टोटल मनी था, जो टोटल कैश था वो कितने थे, ₹500। अब उसने खरीदारी करनी शुरू करी। तो खरीदारी में पहले उसने क्या खरीदा, नमकीन खरीदी, कितने रुपए की, ₹58 की। फिर उसने बिस्किट खरीदे, कितने रुपए के, ₹37 के। फिर उसने फ्रूट्स खरीदे, कितने रुपए के, 22 रुपए के। और अब पूछा है कि बताओ उसके पास रुपए कितने बच गए। तो पहले हम इन तीनों चीज़ों का टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने पैसे खर्च कितने करे, और फिर जो खर्च किए हैं उसको माइनस कर देंगे जितने उसके पास थे उसमें से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास पैसे कितने बच गए। ये तो टोटल मनी थे उसके पास, ये टोटल स्पेंट है, टोटल खर्च करे हुए पैसे हैं, रुपए हैं। तो देखो पहले इनका टोटल करेंगे। 8 + 7 15, 15 + 2 17, कैरी 1, 5 और 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11। उसने टोटल जो पैसे खर्च किए वो कितने किए, 117। उसके पास थे कितने, 500। तो 500 में से ही 117 वो खर्च करके आई। पूछा है मनी लेफ्ट, कितने पैसे बचे हैं।
तो 500 में से 117 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए बचे हैं। 0 में से 7 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, ये 9 और ये 10। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 1 और ये 4 बच गया था, 4 में से 1 3, तो 383 रुपीज़ अब उसके पास बाकी बच गए हैं, जो कि वो घर लेके आ गई है। ठीक है, उसने खरीदारी कर ली 117 रुपये की, कितने में से? 500 में से। तो 500 में से जब उसने 117 की खरीदारी करी तो दुकानदार ने उसको पैसे कितने वापस कर दिए? 383। अब उसके पर्स में कितने रुपए होने चाहिए? 383, जो वो घर वापस लेके आएगी इन सारी खरीदारी करने के बाद। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको हमें फिल करना है। इन इंडिया देयर आर डैश सीजन्स इन 1 ईयर। भारत में टोटल कितने सीजन मतलब आपके मौसम कह लो, या फिर एक तरीके से कितने महीने इस तरीके सीजन्स में बांटे हुए हमने, वो कितने होते हैं एक साल में। तो एक साल में कौन कौन सा आपका मौसम आता है, कौन कौन सा आपका सीज़न आता है, वो पूछा गया है। तो आपके टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 6 सीज़न होते हैं आपके पूरे साल में हमारे भारत में। ठीक है। सेकंड है हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट्स विद द फर्स्ट नवरात्रा इन। जो हिंदू न्यू ईयर होता है, जो हमारे हिंदुओं का नया साल होता है, वो किस महीने के पहले नवरात्रे से शुरू होता है? जो नवरात्रे हैं वो साल में 2 बार आते हैं, वैसे तो 4 बार आते हैं, लेकिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो सिर्फ 2 बार वाले सेलिब्रेट करते हैं। उसमें से पूछा है कि हिंदू का जो नया साल होता है, जो हिंदू कम्युनिटी का जो नया साल शुरू होता है, वो किस मंथ के पहले नवरात्रे में शुरू होता है? तो वो होता है आपके चैत्र मंथ में। चैत्र माह में वो जो नवरात्रे आते हैं उसका फर्स्ट डे आपका हिंदू का न्यू ईयर माना जाता है। तो चैत्र महीने के नवरात्रे के पहले दिन को हिंदू कैलेंडर में नया साल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्रिसमस इज द डैश ऑफ जीसस। कि जो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, वो किनके, जीसस का क्या था उस दिन कि उनके नाम पे हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं? तो उनका बर्थडे होता है उस दिन, उनका जन्म हुआ था, इसलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं, एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एक तरीके से, किनका? जीसस का। तो ये उनका बर्थ डे था। क्या था? बर्थ डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज इन साउथ ऑफ इंडिया। बताओ साउथ इंडिया में क्या है, मतलब इंडिया के साउथ में क्या है? तो इंडिया के साउथ में स्टेट्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जो बात हो रही है कि इंडिया के जस्ट साउथ में क्या है। इंडिया के अंदर आ गई स्टेट्स तो बेटा, लेकिन ये इंडिया के साउथ में पूछ रहा है। तो इंडिया के साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। किसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस एनिमल को? उसका नाम बताओ। जो रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और उन्हीं से रेगिस्तान की सवारी की जाती है, रेगिस्तान में घूमा जाता है। और ये भी कहते हैं कि वो एनिमल रेगिस्तान की देन है, क्योंकि वो एक ऐसा एनिमल है जो रेगिस्तान में बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। वहाँ पे इतने कम रिसोर्सेज होने की वजह से वो अपने आप को इतना अच्छे से रखता है कि वहाँ पे उसको कोई भी कमी नहीं महसूस होती और इजीली वो अपने आप को 4-5 दिन विदाउट वाटर सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो क्या नाम है उनका? वो है कैमल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर है कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसको? कैमल को, ऊंट को। तो कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द लार्जेस्ट डैश ऑफ द वर्ल्ड इज इन पश्चिम बंगाल एंड बांग्लादेश। बताओ विश्व का सबसे बड़ा क्या है पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में? दोनों जगह मिला के एक जगह है जो बहुत फेमस है। कहाँ पे? पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, और वो सबसे बड़ी है। उसका नाम आपसे पूछा है कि वो
क्या है, उस प्लेस का नाम क्या है? तो ये एक डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों रिवर्स मिलके बनाती हैं। कहाँ पर? आपके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। ठीक है, डेल्टा। और इस डेल्टा का नाम क्या है बेटा? ये डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा। मोस्ट फर्टाइल प्लेस होती है ये डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है हमारे पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन डैश। बताओ स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? जो आपका सिखों का जो सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है गोल्डन टेम्पल, वो कहाँ पर है? वो है आपके अमृतसर में। और जो कि अमृतसर है कहाँ पे है? जो अमृतसर सिटी है वो कहाँ पर है? पंजाब में। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? अमृतसर, इन पंजाब। और पंजाब शब्द का क्या अर्थ होता है? पंज प्लस आप दो शब्दों से मिलके बनाए ये शब्द, इसका अर्थ होता है 5 और वाटर। वाटर को आप रिवर्स की तरीके से भी बोल सकते हो, क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ से 5 रिवर निकलती हैं, इसीलिए इसको पंजाब नाम दिया गया कि जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, जो 5 नदियों के बीच में बसा हुआ है, उसको पंजाब बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मुगल गार्डन इज इन। आपका मुगल गार्डन पूछा है कि कहाँ पर है। तो बता दूं मैं, वैसे तो 2 मुगल गार्डन हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस माना जाता है वो आपका दिल्ली का जो आपके प्रेसिडेंट हाउस में है, उसको मेनली मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कश्मीर में भी एक मुगल गार्डन है, लेकिन उसको इतना इस नाम से नहीं जाना जाता, किसी और नाम से जाना जाता है वो भी मुगल गार्डन ही, बट उसका नेम कुछ और है। तो ये जिस मुगल गार्डन की यहाँ पे बात हो रही है वो है दिल्ली में, जो कि प्रेसिडेंट हाउस में है, आपके राष्ट्रपति भवन में है। उस मुगल गार्डन की हम यहाँ पे बात करें। मुगल गार्डन इज इन हाउस ऑफ प्रेसिडेंट इन दिल्ली। ठीक है, आया समझ में? और अब मुगल गार्डन का नया नाम भी है, रख दिया है। अब उसको मुगल गार्डन के नाम से नहीं बल्कि अमृत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। पूछा गया है कि महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, बताइए। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है बेटा? वही सिटी है, वही एक शहर है जिसको आप फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हो, या जिसको बॉलीवुड मूवीज़ का हब माना जाता है, केंद्र माना जाता है, सेंटर माना जाता है, जहाँ पे सारी की सारी बॉलीवुड मूवीज़ आपकी बनाई जाती है। या तीसरा नाम कहूँ तो सेलिब्रिटीज़ का शहर भी इसको कहा जाता है। तो ये कौन सा है? ये है आपका मुंबई शहर। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल। और यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया भी है। गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? लुइस 5th के लिए। तो चलिए, मैंने इतनी सारी बातें बता दी महाराष्ट्र के बारे में और मुंबई के बारे में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, जिसका पुराना नाम बॉम्बे था। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेम द मेन पेट एनिमल ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पूछा है कि उस पेट एनिमल का नाम बताओ जो कि अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने घरों में पालते हैं। बताइए, पता है आप में से किसी को? चलिए मैं बता देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश के लोग जो पेट एनिमल अपने पास रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं, उसका नाम है मिथुन। क्या नाम है? मिथुन। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश में जो घर बनते हैं, जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं, वो किस से बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं आपके बैम्बू से। वहाँ पे बैम्बू बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका इजी यूज़ करके, और वो रेन में ख़राब भी नहीं होती है, इसका काफ़ी यूज़ अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25।
Which two famous old historical monuments of Delhi are named as World Heritage by UNESCO? काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, देखो मैं टुकड़ों में आपको बताती हूँ। पूछा है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज एक ये नाम दिया जाता है, ओहदा दिया जाता है, ये दिया गया है दिल्ली की दो मॉन्यूमेंट्स को, दो ऐसी इमारतों को जो कि काफ़ी फेमस है, उनको वर्ल्ड हेरिटेज का नाम दिया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ये एक वो है बेटा, जैसे आपकी एनजीओ होती है, इस तरीके से ये एक सोसाइटी है पूरी यूनेस्को से। ये क्या करती है, अलग अलग देशों में जो मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी देख रेख करती है और उनमें देखती है क्या वो आज तक बहुत अच्छे से टिकी हुई हैं, और उनकी देख रेख के बाद, उनकी पूरी छानबीन के बाद उनको वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट करती है। फिर उसकी प्रोटेक्शन ये सोसाइटी खुद मिलके करती है। तो दिल्ली की ऐसी दो फेमस मॉन्यूमेंट्स इन्होंने अभी यूनेस्को ने अभी वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से फेमस की हैं। तो वो कौन सी दो साइट्स हैं, दो कौन सी ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं, और आप सबने देखी भी हुई होगी। एक तो है आपकी कुतुब मीनार, सबने देखी हुई होगी, नहीं देखी हो तो ये मेहरौली में है। और हुमायूं टॉम्ब जो कि दिल्ली में है, दिल्ली के ही एक एरिया में आपके सीपी के पास। तो दो मॉन्यूमेंट्स है, एक तो कुतुब मीनार और दूसरी है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। ये दो ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट की गई हैं। इनको ओहदा दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज का यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड मेट्रो स्टार्ट फर्स्ट? पूछा है कि इंडिया की वो कौन सी सिटी है, इंडिया का वो कौन सा शहर है जहाँ पे मेट्रो सबसे पहले शुरू हुई थी। ये जो मेट्रो आप दिल्ली में देखते हो, उसकी शुरुआत इंडिया की किस सिटी से सबसे पहले हुई थी, उसका नाम पूछा गया है। तो वो कौन सी सिटी है बेटा? वो है आपकी कोलकाता। कौन सी है? कोलकाता। ठीक है, ये वो सिटी है जहाँ पे सबसे पहले मेट्रो ने अपनी मेट्रो सर्विस देनी शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क्यू इन दिल्ली? बताइए, वो बिगेस्ट मॉस्क्यू मतलब वो सबसे बड़ी मस्जिद जो दिल्ली में है, उसका नाम क्या है? आप उसको किस नाम से जानते हो? उस मस्जिद का नाम बताइए जो कि आपके कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो कौन सी है आपकी? वो है जामा मस्जिद। क्या नाम है? जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी मॉस्क्यू है, सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नेम सम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑफ इंडिया। पूछा है कि हमारी नॉर्थ इंडियन स्टेट कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। जैसे नॉर्थ में कौन सी स्टेट्स हैं, वेस्ट में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, साउथ में कौन सी है। तो एग्जामिनर कहीं की भी पूछ सकता है, तो आपकी सारी स्टेट्स पता होनी चाहिए कि कौन सी किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे बात हो रही है नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स की। तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स आती है बेटा? एक तो आपकी दिल्ली आती है, हरियाणा, यूपी, फिर आपकी हो गई चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज्य हैं ये। अच्छा, और कौन सी आती है? पंजाब। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 29। वेयर इज जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल? बताइए, जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल है, जो ये एक संग्रहालय है, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है बताइए। ये हम दिल्ली की ही बात कर रहे हैं कि दिल्ली में ये कहाँ पर है।
तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कहाँ पर है? तीन मूर्ति भवन। कहाँ पर है? तीन मूर्ति भवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एट विच रिवर भाखड़ा नांगल डैम इज सिचुएटेड? बताइए भाखड़ा नांगल डैम जो कि सबसे बड़ा डैम है ये किस रिवर पर है? ये कौन सी रिवर पर है? अच्छा, हिंट के लिए बता देती हूँ, ये वो रिवर है जो 3 देशों से होकर गुजरती है। तो ये कौन सी रिवर है? ये है आपकी सतलुज रिवर। कौन सी? सतलुज रिवर। और ये एक ऐसी रिवर है जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। विच इज द नेबरिंग नेशन / कंट्री ऑफ इंडिया? बताइए हमारे इंडिया कंट्री की नेबरिंग कंट्री या नेशन कौन सा है? तो नेशन की बात करें तो आपका क्या है? श्रीलंका। और कंट्री की बात करें तो आपका नेशन की बात करें तो आपका अफ्रीका, और कंट्री की बात करें तो श्रीलंका। तो दोनों ही इसमें आंसर मैंने बता दिए हैं। अगर नेशन पूछ रहा है तो क्या आएगा? अफ्रीका, और कंट्री पूछ रहा है तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नेम 2 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया एंड व्हेन दे आर सेलिब्रेटेड? इंडिया में मनाने जाने वाले 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम बताइए और ये कब मनाए जाते हैं, उनके दिन बताइए। तो पहला गांधी जयंती जो आप 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हो, गांधी जयंती, गांधी जी का बर्थडे है ये। दूसरा 15 अगस्त आपका इंडिपेंडेंस डे। तीसरा 26 जनवरी जो अभी अभी आपने सेलिब्रेट की है, रिपब्लिक डे। तो मैंने आपको 3 बता दिए 2 की बजाय। तो ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं जो पूरा राष्ट्र मिलके मनाता है। कोई एक जाति नहीं बनाती, कोई एक धर्म नहीं इसको मनाता, जबकि पूरा राष्ट्र इसको मिलके सेलिब्रेट करता है। तो नेशनल फेस्टिवल्स हमारे ये हैं। और भी हैं बट यहाँ पे 2 पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको 2 की बजाय 3 बता दिए। तो प्लीज़ इनको याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नेम 2 हिस्टोरिक बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली। पूछा है दिल्ली की हिस्टोरिक ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स बताइए कौन सी हैं। तो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स कौन सी हैं दिल्ली की, बताओ ज़रा जल्दी से। अभी हमने मोन्यूमेंट्स की बात की थी, अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की। तो एक तो है आपकी कुतुब मीनार ही, ये बिल्डिंग भी है एक। नेक्स्ट है आपकी इंडिया गेट। थर्ड है आपका रेड फोर्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। पूछा है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? तो हमारे यूपी के जो हमारा पड़ोसी एक स्टेट है, राज्य है, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको याद होने चाहिए। सभी के, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रही, सभी स्टेट, नेबरिंग स्टेट्स या हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी के चीफ मिनिस्टर, उनकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 35। एक्सप्लेन द वर्क डन इन द बिल्डिंग्स। अभी कुछ बिल्डिंग्स के नाम हमें दिए गए हैं और पूछा है बताइए इनमें कौन कौन सा काम करते हो। जैसे पहला ही वर्ड है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किस काम के लिए यूज़ किया जाता है
वो यहाँ पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके इंग्लिश के टॉपिक्स में आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी, ऐसा नहीं है सिर्फ चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे, जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला है जैसे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या काम किया जाता है? हॉस्पिटल में देख रेख की जाती है पेशेंट्स की। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं पेशेंट्स को ठीक करने का। फिर सेकंड है स्कूल। स्कूल में क्या करने आते हो आप सब? पढ़ने आते हो। तो जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। थर्ड है बैंक। बैंक क्या करता है? पैसे का लेन देन, तो मनी ट्रांजैक्शन। फोर्थ है होटल। होटल में आप क्या करने जाते हो? रुकने, वहाँ पे स्टे करने, खाना खाने या कुछ भी फ्रूट्स खाने या कोई भी जूस पीने, इस तरीके से आप होटल में जाते हो। फिर लास्ट है मूवी थिएटर। सॉरी, मैंने थिएटर नहीं लिखा है यहाँ पे, मूवी थिएटर। मूवी थिएटर में क्या करने जाते हो आप सब? मूवी को देखने, एंजॉय करने। तो चलिए लिख लेते हैं। हॉस्पिटल में टू ट्रीट एंड केयर ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स की देखरेख। स्कूल में टू स्टडी, पढ़ने जाते हैं। बैंक में मनी ट्रांजैक्शंस होती है, या तो लेने जाते हैं या डालने जाते हैं। ठीक है। होटल में स्टे करने जाते हैं या खाना खाने जाते हैं। ठीक है, स्टे एंड ईट। और लास्ट है मूवी थिएटर। मूवी थिएटर में क्या करने जाते हैं? टू सी अ मूवी। आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मैच द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे मैच करना है, देखना है कौन सा किसके साथ कनेक्ट हो पा रहा है, उसको उसी के साथ मैच कर देना है हमें। ठीक है, पहले सारे हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें इजीली माइंड पे वो हो जाए, कंडक्ट हो जाए कि कौन सा किसके साथ मैचअप होगा। पहला है सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड, हाउस मेड ऑफ आइस। थर्ड, हाउस ऑन बोट। फोर्थ, मधुबनी। फिफ्थ, नर्मदा। सिक्स्थ, थार। सेवेंथ, डल। अब इसके साथ हाउस बोट, सन, पेंटिंग, इग्लू, लेक, रिवर, डेजर्ट। अब जिसका हमें सबसे पहले क्लिक हो रहा है हम उसको मैच करना शुरू करते हैं। जैसे हमें पता है इग्लू, इग्लू को क्या बोला जाता है? एक ऐसा घर जो कि बर्फ से बना होता है। यस और नो? यस, इग्लू हम उस हाउस को बोलते हैं जो कि बर्फ से बना होता है। तो हम पहले इसको मैच कर देते हैं ताकि इजी है, पहले मैच कर देंगे जो हमें आते हैं, तो डिफिकल्ट जो हमें नहीं भी आता होगा वो इजीली मैच हो जाएगा लास्ट में। नर्मदा एक रिवर है, यहाँ पे रिवर भी ऑप्शन में है, तो नर्मदा को रिवर के साथ। थार हमें पता है एक डेजर्ट है, तो थार को डेजर्ट के साथ। डल एक लेक है श्रीनगर में, तो डल को लेक के साथ। फिर क्या बच गया? एक हाउस जो कि बोट पे होता है, एक घर ऐसा जो कि नाव पे होता है, उसको क्या बोलेंगे? हाउस बोट। ठीक है, ये भी हो गया। अब मधुबनी, कई बच्चों को नहीं पता चलेगा कि क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मधुबनी नाम की एक पेंटिंग होती है जो कि बिहार के लोग बनाते हैं अपने घरों में। तो मधुबनी एक पेंटिंग है। ठीक है। लास्ट जो हमें थोड़ा डाउट हो रहा था कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, हमें रोशनी, हमें एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है सूर्य से, सूरज से। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? तो पहले जो आते हो उनको मैच करना शुरू करा करो ताकि जो डिफिकल्ट रह भी जाए, जो आपको नहीं पता, वो इजीली अपने आप मैच हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मार्क इन द ब्रैकेट, राइट विच इज़ करेक्ट एंड रॉन्ग विच इज़ इनकरेक्ट। हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनके साथ एक ब्रैकेट दिया गया है और बोला है कि जो स्टेटमेंट ठीक लगे उस पर टिक कर दो, जो स्टेटमेंट गलत लगे उस पर क्रॉस कर दो। तो हमें पता होगा इनके बारे में, तभी हम इनको राइट और रॉन्ग कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं।
ओनली बेबी एलिफेंट एंड फीमेल एलिफेंट्स लिव इन द ग्रुप। क्या हमेशा छोटे हाथी और फीमेल हाथी ही ग्रुप में रहते हैं? येस और नो? येस, दिस इज़ राइट। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में भी बताया था एलिफेंट्स के बारे में कुछ, कि सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स ही ग्रुप में रहती हैं, या फिर जो यंग एलिफेंट्स होते हैं, जो छोटे एलिफेंट होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वही उसमें रहते हैं। कभी भी मेल एलिफेंट बड़े नहीं रहेंगे ग्रुप में, वो हमेशा ग्रुप से अलग हो जाते हैं। और एलिफेंट्स का ग्रुप 10 से 12 एलिफेंट्स से मिलके बनता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। सेकंड है, पीकॉक इज अवर नेशनल एनिमल। क्या पीकॉक हमारा नेशनल एनिमल है? देखो, स्टेटमेंट को ना ढंग से पढ़ा करो। आप ये देखते ही कि पीकॉक इज अवर नेशनल, तो आप उसको ठीक कर दोगे। आप ये नहीं देखोगे आगे एनिमल लिखा हुआ है कि बर्ड लिखा हुआ है। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ा करो, तभी उसमें राइट और रॉन्ग आप इजीली लगा पाओगे। नहीं तो आप जल्दबाजी में तो हर एक क्वेश्चन गलत कर दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन आपने उसको गलत करके क्या कर दिया, आपने मार्क्स कट कर दिए। तो पीकॉक इज अवर नेशनल एनिमल? नो, इट्स अवर नेशनल बर्ड। तो यहाँ पे अगर एनिमल की जगह बर्ड होता तो ये करेक्ट होती, लेकिन यहाँ पे एनिमल है, जानवर है, तो ये जानवर नहीं है, ये एक पक्षी है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, रॉन्ग। थर्ड है, ओडिसी इज द मेन डांस ऑफ केरला। क्या केरला में ओडिसी डांस किया जाता है? क्या ओडिसी केरला का मेन डांस है? येस और नो? नो, केरला का ये मेन डांस नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ, देयर आर 15 प्लेयर्स इन वन टीम ऑफ कबड्डी। क्या कबड्डी की एक टीम में टोटल 15 प्लेयर होते हैं? येस और नो? इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। कबड्डी की टीम में 15 प्लेयर नहीं होते, बल्कि कितने होते हैं, आपके 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कोको लेज एग्स इन क्रोज नेस्ट। कोको से यहाँ पे आप कू कू भी कर सकते हो, या कोयल, जो कोयल नाम की एक पक्षी होती है, बोला है क्या वो अपने अंडे किसी कौवे के घोंसले में देती है? इज इट करेक्ट और नॉट? क्या कोयल ऐसा करती है? क्या कोयल अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती? नहीं, कभी भी कोयल या कुक्कू कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वो हमेशा कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देती है, और उसके अंडों की देख रेख भी एक कौवा ही करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस। सिक्स्थ है, कर्णम मलेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर। यस, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक वेट लिफ्टर हैं, तो दिस इज ऑल्सो राइट। लास्ट है इसमें, हनी बीज लेज देयर एग इन बिटवीन मंथ ऑफ मई टू अगस्त। क्या मधुमक्खियाँ अपने अंडे देती हैं मई से लेके अगस्त के महीने के बीच में? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है, दिस इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिनको हमें फिल करना है। पहला पढ़िए, देयर इज ए डैश इन एवरी बी हाइव। यहाँ पर हर एक छत्ते में क्या होती है? क्या होती है? एक रानी मधुमक्खी। क्या होती है? एक रानी मधुमक्खी। तो देयर इज ए क्वीन हनी बी इन एवरी बी हाइव। हर एक छत्ते में क्वीन, एक रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन बी होती है, हनी बी। ठीक है, जो कि क्या काम करती है? अंडे देने का काम करती है। सेकेंड है, देयर आर डैश टनल्स ऑन द वे फ्रॉम गोवा टू केरला। जब हम गोवा से केरला की तरफ जाते हैं तो कितने टनल्स,
कितनी सुरंगें गोवा से केरला के बीच में आती हैं? तो कितनी सुरंगें आती हैं, और ये जब भी आपको पता चलेगा जब आप कैसे जाओगे, या तो बाय रोड या फिर बाय ट्रेन। जब आप इन दोनों चीज़ों से ट्रैवल करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी टनल्स गोवा से केरला के बीच में आती हैं। तो कितनी टनल्स आती हैं बेटा? ये आती हैं आपकी 92 टोटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सानिया मिर्ज़ा इज़ ए डैश प्लेयर। जो सानिया मिर्ज़ा हैं वो कौन सा गेम खेलती हैं, या वो किस गेम की प्लेयर हैं? तो वो क्या गेम खेलती हैं बेटा? किस गेम की प्लेयर हैं वो हैं लॉन टेनिस की प्लेयर। लॉन टेनिस की प्लेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बताइए हमारे भारत की कैपिटल क्या है? क्या है हमारे भारत की कैपिटल? हमारे भारत देश की कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच स्टेट इज नोन एज द हाउस ऑफ क्लाउड्स। हमारे देश में जितने राज्य हैं, जितनी स्टेट्स हैं, उनमें से उस स्टेट का नाम बताओ जिसको आप हाउस ऑफ क्लाउड्स के नाम से भी जानते हो, जिसको बादलों का घर बोला जाता है। वो कौन सी स्टेट है? ये वही स्टेट होगी जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, क्योंकि बारिश तभी आती है जब बादल आते हैं। तो ये वही स्टेट होगी। तो ये स्टेट किन स्टेट्स में से मिलेगी बेटा? ये आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से मिलेंगी। तो कौन सी स्टेट है जिसको हाउस ऑफ क्लाउड्स बोला जाता है? वो ऐसी कौन सी स्टेट है बताओ ज़रा जल्दी से। वो है आपकी बेटा मेघालय। कौन सी स्टेट है? मेघालय। मेघालय राज्य को बादलों का घर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। करी इज प्रिपेयर्ड बाय डैश फ्लावर्स इन केरला। केरला में बनाए जाने वाली कढ़ी किस फ्लावर से बनती है? किसके फूलों से बनाई जाती है? तो केरला में जो खाना खाया जाता है वो बनाना लीव्स पे खाया जाता है। येस और नो? जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे जो खाना प्रेफर करते हैं वो बनाना लीव्स पर प्रेफर करते हैं। तो जो यहाँ पे सबसे मेन जो खाना होता है वो ज़्यादातर बनाना की चीज़ों से ही बनाया जाता है। मतलब बनाना का, केले का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे वो खाने के लिए प्लेट बनाना हो या फिर कोई भी पकवान बनाना हो। तो जहाँ यहाँ पे जो कढ़ी भी बनाई जाती है वो किसके फूलों से बनाई जाती है? आपके बनाना के फूलों से, केले के फूलों से। तो बनाना फ्लावर्स। यहाँ पे जो मुख्य फ्रूट कह लो, वेजिटेबल कह लो एक तरीके से, वो क्या है? बनाना, केला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सीडलेस वेजिटेबल्स आर। बताइए कौन कौन सी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं, सब्जियां होती हैं जो सीडलेस, जिनमें कोई बीज नहीं होता। वो कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं? चलिए लिख लेते हैं। तो आपकी कैबेज मतलब वो बंद गोभी। सेकंड आपकी कैरेट में भी कोई बीज नहीं होता। थर्ड आपकी रेडिश, इसमें भी कोई बीज नहीं होता। फोर्थ आपकी पोटैटो, कोई बीज नहीं होता इसमें भी। ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स होंगी, तो हमें थोड़े कुछ याद करनी थी, तो आप इनमें से याद कर सकते हो इजीली। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। नेम 2 बर्ड्स हु मेक नेस्ट। उन 2 बर्ड्स का नाम लिखो जो कि घोंसला बनाते हैं। देखो आज की ही प्रैक्टिस सीरीज में एक क्वेश्चन आया था कि कोको कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, तो ये बर्ड तो हट ही गई। लेकिन वो किसके घोंसले में अंडे देती है? आपके क्रो के, कौवे के। तो एक तो यही हो गया कि क्रो अपना घोंसला खुद बनाता है। चलिए पहला लिख लेते हैं, क्रो। अच्छा, आप घरों में देखते होगे ना, कबूतर आपको जगह जगह दिख जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। तो पिजन हो गया, ठीक है, स्पैरो हो गई।
तो बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि अपना घोंसला खुद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नेम 2 फ्लावर्स विच आर यूज टू प्रिपेयर कलर्स। ऐसे 2 फूलों के नाम बताओ जिनसे क्या प्रिपेयर किया जाता है, रंग प्रिपेयर किया जाता है, रंग बनाए जाते हैं। उन 2 फ्लावर्स के नाम बताइए। तो देखो, पहला जो फ्लावर है वो है आपका गुलाडी और दूसरा आपका जियानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। नेम 2 एनिमल्स यूज टू राइड। ऐसे 2 जानवरों के नाम बताओ जिनको हम अपने वाहन के रूप में यूज़ करते हैं, जिन पे बैठ के हम सवारी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ऐसे 2 एनिमल्स के नाम बताइए कि वो 2 एनिमल्स कौन से हैं जिनकी हम सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह चले भी जाते हैं। तो देखो, एक तो रेगिस्तान में बात करें तो आपका कैमल, एक आपका घोड़ा नॉर्मल जगह पे, फिर आपका एलिफेंट। ठीक है, डोंकी भी यूज़ किया जाता है। लद्दाख में तो बल्कि जो पोलो खेला जाता है वो डोंकी के ऊपर ही खेला जाता है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनका हम यूज़ करके राइड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। फॉर व्हाट पर्पस द बार्क ऑफ द खेजड़ी ट्री फाउंड इन डेजर्ट इज यूज्ड। रेगिस्तान में पाया जाने वाला खेजड़ी ट्री, खेजड़ी पेड़, उसकी जो खाल, उसका जो बार्क, उसका जो छिलका होता है उसके तने का, वो यूज़ किया जाता है। लेकिन किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो बताइए कि वो यूज़ क्यों किया जाता है। ऐसा कौन सा काम उससे करते हैं कि जो डेजर्ट में पाया जाने वाला एक खेजड़ी पेड़ है, इसकी बार्क, इसके जो तने का जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो खेजड़ी ट्री है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर मेडिसिन पर्पज़। किसके लिए? फॉर मेडिसिन पर्पस। मतलब इस खेजड़ी ट्री के बार्क का यूज़ किया जाता है दवाई बनाने के लिए। और ये पेड़ आपके रेगिस्तान में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ये बहुत कम पानी में इजीली सरवाइव कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पूछा है व्हाट इज़ फेरी। बताइए फेरी क्या है। फेरी क्या है बेटा? आपने सुना भी होगा। फेरी एक ना छोटी नाव होती है जो आपके साउथ इंडिया साइड जिससे ट्रैवल किया जाता है ना, उस नाव के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो फेरी क्या है? एक अ बोट, या कहूँ तो अ स्मॉल बोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 48। पूछा है लिस्ट सम नेम ऑफ फ्लावर्स यूज्ड फॉर फ्रेगनेंस। ऐसे फूलों की लिस्ट बनाओ जो कि आपकी फ्रेगनेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेगनेंस के लिए कौन कौन से फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं? पहला है आपका रोज़, गुलाब का फूल। सेकंड मैरीगोल्ड, आपका गेंदे का फूल। थर्ड जैस्मिन। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ फ्लावर्स हैं जिनकी फ्रेगनेंस हम यूज़ करते हैं एज ए परफ्यूम। हम उसको यूज़ करते हैं, हम बनाते हैं, इनकी फ्रेगनेंस लेके हम परफ्यूम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 49 और 50 क्वेश्चन आपके दोनों होमवर्क के क्वेश्चन हैं। क्या है ये दोनों? होमवर्क क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है राइट मल्टीपल्स ऑफ 16। मल्टीपल बताने हैं किसके? 16 के। और लास्ट क्वेश्चन है नेम द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया कंट्री के गृह मंत्री कौन है, उनका नाम आपको बताना है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखती हूँ मैं किस बच्चे ने वीडियो पूरी लास्ट तक देखी है, और जो इनके आंसर ठीक देगा उसके लिए हम आगे आने वाली वीडियोस में उसका नाम भी अनाउंस करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके आज के होमवर्क के हैं। तो बेटा वीडियो इतनी ही थी। ये हमारा मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ का प्रैक्टिस पेपर नंबर 9 था जो कि आज हमने कंप्लीट किया है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा।
पसंद आए तो एक लाइक, और जो भी चैनल पर नए हैं वो एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और जितना शेयर कर सको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ या अपनी नेबर में शेयर करना, ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। और वीडियो को पूरा देखा करो, और कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबाया करो। और मैं होमवर्क इसीलिए देती हूँ कि जो बच्चे बीच में छोड़ के भाग जाते हैं तो मुझे पता चल जाता है किसने पूरी देखी और किसने नहीं देखी। तो कंप्लीट देखा करो वीडियो को, और लास्ट में जो भी मैंने होमवर्क दिया है उसको करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।